नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है। एक दिन में अब तक से सबसे ज्यादा केस मिले हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 नए मरीज सामने आए हैं। बता दें, राज्य राजधानी डेंगू के मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ चुकी है। संख्या अब 139 हो चुकी है और एक व्यक्ति और उसकी बेटी की वायरल फीवर से मौत हो गई। विभाग ने इन मौतों को टाइफाइड से मौत बताया है। और आपको बताते चले, इसी के साथ ही जो हेल्थ बुलेटिन है उसके अनुसार ये साझा किया गया है कि डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार वायरल और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है। इसी दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में लखनऊ से सामने आए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 16 नए केस सामने आए हैं लखनऊ से। राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 139 हो गई। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बताते, थानेदार ने फरियादी को थाने से भगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही और इसी के साथ ही एक फरियादी को थाने से भगाया गया। युवती के लापता होने की सूचना देने पहुंचे थे परिजन। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। 164 के बयान में कांग्रेसी नेता समेत 4 दोषी। बयान के कुछ दिन बाद फिर से लापता हुई युवती। महाराजगंज क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली है युवती। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पुलिस ने एक फरियादी को थाने से भगा दिया है। बयान दर्ज नहीं किया गया और बयान के कुछ ही दिनों बाद एक युवती गायब हो गई, जिसकी सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे ये परिजन, जहां से उन्हें भगा दिया गया है। थानेदार की ये बड़ी वीडियो जो है वायरल हो रही है तेजी के साथ, जहां थानेदार का अमानवीय चेहरा सामने आया, जिसने फरियादी को थाने से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है। बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये फरियादी एक युवती के लापता होने की सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और इसी के साथ ही गाजियाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो जल शक्ति सिंचाई विभाग की कार्रवाई गाजियाबाद में देखने को मिली है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन और 150 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बड़ी कार्यवाही इस वक्त की गाजियाबाद में देखने को मिली, जहां पर कब्जा मुक्त कराया गया एक जमीन को, 150 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त कराया गया और इसी बीच सिंचाई विभाग की करीब 8.89 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। गाजियाबाद स्थित मसूरी पुल के पास यह अभियान चलाया गया, जहां अवैध जमीनों को जिस तरीके से हत्याया गया था उसे अब कब्जा मुक्त करा लिया गया है। गाजियाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भूमाफियाओं के चंगुल से कब्जा मुक्त कराई 150 करोड़ की जमीन, गाजियाबाद जल शक्ति विभाग की जमीन। और इसी बीच गाजियाबाद में कब्जा मुक्त कराई गई ये जमीन, जिसकी कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। बता दें, भूमाफियाओं ने इस जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जिसे अब अभियान चलाकर कब्जा मुक्त करा दिया गया है और भूमाफियाओं के चुंगल से इस जमीन को मुक्त करा दिया गया है। सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ भूमि है वो, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोगों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक वहां अब एक अफगान मूल के भारतीय नागरिक को अगवा कर लिया गया है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस शख्स को बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया। और पुनीत सिंह चंडोक ने आगे ये भी बताया कि उसको इस बात की जानकारी मिली है कि एक सिख समुदाय के शख्स का काबुल में अपहरण कर लिया गया है। उसका नाम बंसारी लाल अरनदेही बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 50 साल है।
पुनीत ने आगे जानकारी दी कि उनका मंगलवार सुबह करीब 8 बजे दुकान के आसपास से अपहरण हुआ था। जानकारी के मुताबिक बंसारी का वहां पर एक दवा उत्पादन का काम है। बंसारी के साथ उसके स्टाफ को भी किडनैप किया गया था, लेकिन स्टाफ किसी तरह किडनैपर के चुंगल से भाग निकले। उनको किडनैपर्स ने बुरी तरह पीटा भी है और टॉर्चर करने की यहां पर खबर सामने आई है। और गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि आज भूपेंद्र पटेल अपने मंत्रिमंडल में 10 मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई पुराने और दिग्गज मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। माना यह जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। पार्टी की ओर से सभी समुदाय को ध्यान में रखते हुए उनका उचित प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नए मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा। नए मंत्रिमंडल में नितिन पटेल को शामिल किया जाएगा या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया है। पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहती। माना यह जा रहा है कि खुद को मंत्री पद के काबिल मानने वाले नेताओं ने अब प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल मिलकर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कई दावेदार हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष से मिले और अपना दावा पेश किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद अब भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसी दौरान किसी भी मंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। वहीं मंत्री पद किसे दिया जाएगा, इस सवाल को लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि नए मंत्रियों के नाम पर सोच विचार जारी है। और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। कांग्रेस भी चुनाव रण में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से अब आवेदन भी मांग लिए हैं। हालांकि इसके साथ ही कांग्रेस ने इसके लिए एक शर्त भी रखी। दरअसल कांग्रेस से टिकट मांगने वालों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों का दावा करने वाले लोगों से 11,000 रुपए की फीस मांगी है। टिकट मांगने वाले लोगों को आवेदन पत्र के साथ ही ये फीस भी जमा करानी होगी। तो बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यह आदेश जारी किया है और आदेश के मुताबिक 25 सितंबर तक 11,000 रुपए जमा कराने होंगे। और आदेश में आगे कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला या शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और प्रदेश स्तर पर श्री संजय शर्मा जी और श्री विजय बहादुर को अधिकृत किया गया है। कोविड टीकाकरण अभियान में सभी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्तराखंड को हर रोज 61,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगानी होगी। तभी जाकर 31 दिसंबर तक 100% आबादी को टीके लगाने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। प्रदेश में 80.50 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगानी अभी बाकी है। ऐसे में सरकार ने प्रदेश में दिसंबर तक 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार और विभाग के पास अब 110 दिन का समय बचा है। अब राज्य में वैक्सीन डोज की कोई कमी नहीं है और अब इंतजार सिर्फ टीका लगवाने वालों का है। बताते चलें कि सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण आंकड़ों पर लक्ष्य के अनुसार विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई। फाउंडेशन के अनुसार अब 12 सितंबर तक राज्य में 70.09 लाख लोगों को पहली और 23.57 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। अब तक कुल 93.66 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। ऐसे में एसडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने बताया कि फाउंडेशन हर 10वें दिन वैक्सीनेशन मीटर जारी कर रहा है। पहले हर रोज का टारगेट काफी तेजी से कम हो रहा था, इससे लक्ष्य समय पर पूरे होने की उम्मीद भी बढ़ रही थी। पिछले 10 दिनों में प्रतिशत लक्ष्य में कुछ कमी तो आई, लेकिन वो पहले के मुकाबले काफी कम है। अब लक्ष्य हासिल करने के लिए 110 दिन का समय बचा है। प्रतिदिन 61,222 लोगों को वैक्सीन लगानी होगी।
बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो सेंट्रल विस्टा के चल रहे निर्माण कार्य के बीच अब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मचारियों के लिए नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कर्मचारी फिलहाल साउथ ब्लॉक के आसपास हट्स में चल रहे दफ्तरों में कार्यरत हैं। इनमें से कुछ हट्स ब्रिटिश काल की अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लुटियन जोन में अफ्रीका एवेन्यू में यह नई डिफेंस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इसके अलावा इंडिया गेट के करीब केजी मार्ग पर भी रक्षा मंत्रालय के एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इन दोनों ही बिल्डिंग में साउथ ब्लॉक के करीब नौसेना के और आईएनएस इंडिया नेवल स्टेशन, आर्म्ड फोर्स, मेडिकल सर्विसेज जैसे ऑफिस और सीएसडी कैंटीन भी शिफ्ट हो जाएगी और इन ऑफिस के यहां से हटाने के लिए सेंट्रल विस्टा के लिए करीब 7.5 लाख वर्ग मीटर कई जगह खाली हो जाएगी। साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय, थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख के सेक्रेटेरिएट फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे और माना यह जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही ये ऑफिस यहां से शिफ्ट किए जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। साउथ ब्लॉक में आजादी संग्राम का म्यूजियम बनाया जाएगा तो नॉर्थ ब्लॉक में स्वतंत्रता के बाद का। और बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिलकर संसद टीवी को लॉन्च करेंगे। इसका उद्घाटन शाम को 6 बजे किया जाएगा और लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके ये नया टीवी चैनल बनाया गया है, जिसे संसद टीवी का नाम दिया गया। इस नए चैनल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वकील हेमंत बत्रा अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। संसद टीवी को रिसर्च चैनल के रूप में स्थापित किया जा रहा है और ये चैनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संस्थाओं से संबंधित विषयों पर हाई क्वालिटी का कंटेंट पेश करेगा। संसद सत्र की बैठक के दौरान इस चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इसके अलावा बाकी समय में जानकारी युक्त कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि संसद टीवी के जरिए वित्त मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार संजीव सान्याल अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं वो एंड्रोक्रिनोलॉजी के जाने माने डायरेक्टर और डॉक्टर अम्बरीश मिथाई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यक्रम पेश करेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी और कपड़ा मंत्रालय के पूर्व सचिव रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बनाया गया, जबकि लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव मनोज अरोड़ा इसके विशेष कार्यकारी नियुक्त किए गए। बात मौसम की करें तो मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अब दिल्ली और एनसीआर में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अब गुजरात, मध्य प्रदेश में भी दोनों दिन बारिश का कहर जारी रहने की बात कही गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अनुमान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के मैदानी इलाकों में 16 सितंबर तक बारिश होने की बात कही गई। स्काईमेट वेदर के अनुसार अब ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अंडमान समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों के अंदर मध्य बारिश के साथ साथ कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जहां इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं ऐसे मौसम में लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक अब कई राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है।